हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 वंशागति के आणविक आधार। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को पूरा का पूरा हम एक ही वीडियो में वन शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल क्या है, नाभिकीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए के पूरे रासायनिक संगठन, डीएनए आरएनए की संरचना, इनके प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। तो इस प्रकार सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। तो न्यूक्लिक एसिड को हम नाभिकीय अम्ल बोलते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय अम्ल बोलते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो भी होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यानी केंद्रक के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। मतलब प्रकृति कैसी होती है न्यूक्लिक एसिड की, अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, इसीलिए इनको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है, केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है। वहीं आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में दिखाई देता है। कुछ मात्रा में आपको केंद्रक के अंदर भी दिखाई देगा, लेकिन मेनली जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर जो है एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने डीएनए को सबसे पहले पृथक किया था, लेकिन इसे न्यूक्लिन कहा। जो फ्रेडरिक मिशर हैं इन्होंने जब डीएनए को पृथक किया तो इन्होंने डीएनए को कौन सा नाम दिया, न्यूक्लिन कहा। क्या कहा, न्यूक्लिन कहा। और न्यूक्लिन की खोज जो है पस सेल्स के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी, जो न्यूक्लिन है इसकी खोज कहाँ की गई थी, तो पस सेल के अंदर की गई थी। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया तो आपको याद रखना है अल्टमैन ने दिया था। किसने दिया था, अल्टमैन ने दिया था। वहीं न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड जो भी होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ठीक है, जैसे डीएनए हो गया तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होंगे, आरएनए हो गए तो आरएनए जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होंगे। तो इस प्रकार से जो भी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए की। ठीक है, तो डीएनए की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडों के पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं ये किसके बहुलक होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो चूंकि डीएनए की बात किया गया है तो डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो जीवों के अंदर हमने आपको क्या बताया, केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और फिर उन्हीं गुणसूत्रों के अंदर जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं। ये मुख्य रूप से जीवों के अंदर केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तथा कुछ कोशिकांगों के अंदर भी आपको डीएनए दिखाई देगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी आपको डीएनए जो है दिखाई देता है। ठीक है, जीवों में यह मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मुख्य जेनेटिक मटेरियल्स जो है वह डीएनए ही होता है किसी भी एनिमल्स के जीव के अंदर। ठीक है, तथा डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में आपको याद रखना है डीऑक्सी राइबो शर्करा जो है पाई जाती है। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करें तो यह अनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो भी अनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको पहुंचाने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए के रासायनिक संगठन की, ठीक है, तो डीएनए के रासायनिक संगठन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की, चूंकि डीएनए की रासायनिक संगठन का मतलब है कि जब भी आप डीएनए की संरचना देखते हैं तो डीएनए की संरचना में आपको क्या दिखाई देता है, कई सारे मुख्य बिंदु दिखाई देते हैं। तो जब भी आप डीएनए की संरचना देखेंगे आपको डीएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड्स दिखाई देंगे, क्योंकि एक डीएनए की जो श्रृंखला होती है वो न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो आपको नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको, नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देगा। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या दिखाई देगी आपको,
दूसरी चीज आपको डीऑक्सीराइबोज शर्करा दिखाई देगी। कौन सी शर्करा दिखाई देगी आपको? डीऑक्सीराइबोज शर्करा दिखाई देगी आपको, क्योंकि डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। प्लस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है डीएनए के अंदर जो आपको दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है। तो ये तीन चीजों से मिलकर के हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बना होता है, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में आपको तीन चीजें दिखाई देगी। एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में एक तो हमारा नाइट्रोजनी क्षारक होगा, दूसरा हमारा डीऑक्सीराइबोज शर्करा रहेगी और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति रहेगी, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि अगर हम डीएनए की रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि डीएनए के अंदर 4 ही प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे हमारा हो गया डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल। तो डीऑक्सी एडेनिलिक अम्ल जो है ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड्स है। तो हमने क्या कहा कि न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। तो इसमें देखिए एडेनिन भी है, प्लस डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी है, ठीक है, साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल भी है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? एडेनिन है। फिर शर्करा तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा ही रहेगी अगर डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है तो, और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति तो रहेगी ही, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा है हमारा डीऑक्सी ग्वानिलिक अम्ल। तो इसमें ग्वानिन जो है तो नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल तो रहेगा ही। इसी प्रकार आप देख सकते हैं डीऑक्सीसाइटोडिलिक अम्ल। डीऑक्सीसाइटोडिलिक अम्ल में साइटोसिन क्या है? हमारा नाइट्रोजनी क्षारक है, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति तो अनिवार्य है। एक और है डीऑक्सीथाइमिडिलिक अम्ल। तो इसमें थाइमीन रहेगा हमारा नाइट्रोजनी क्षारक, और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल रहेगा। तो इस प्रकार से डीएनए का रासायनिक संगठन की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए के रासायनिक संगठन में आपको क्या दिखाई देता है? डीएनए के रासायनिक संगठन में अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, क्योंकि डीएनए जो है किसके? पॉलीमर अथवा बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो 3 चीजें हमको दिखाई देती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारकों की। तो नाइट्रोजनी क्षारक की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए में जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। एक है हमारा प्यूरिन, क्या है? एक हमारा प्यूरिन, और दूसरा हमारा है पिरिमिडिन। प्यूरिन की अगर हम बात करते हैं तो प्यूरिन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है। वहीं पिरिमिडिन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। सेम यही नाइट्रोजनी क्षारक जो है आपको आरएनए के अंदर भी दिखाई देगा, बस एक चीज वहां पे चेंज हो जाएगी, थाइमिन की जगह में क्या हो जाएगा? वहां पे यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी 2 प्रकार के पिरिमिडिन रहेंगे, साइटोसिन, और वहां पे थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन डीएनए के अंदर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं क्षारक युग्मन की। तो क्षारक युग्मन की जब भी बात होती है तो क्षारक युग्मन का मतलब हमको यह समझना है कि क्षारक युग्मन मतलब कौन से नाइट्रोजनी क्षार किसके साथ आपस में जुड़ते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एडेनिन होता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, और जो ग्वानिन होता है ये हमेशा साइटोसिन के मध्य जुड़ता है, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है तथा साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है? ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो हमेशा याद रखना है कि एक प्यूरिन जो है एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडेनिन क्या है? प्यूरिन है, तो एडेनिन थाइमिन पिरिमिडिन के साथ जुड़ रहा है। वहीं ग्वानिन जो है क्या होता है? ग्वानिन भी हमारा क्या है? ये ग्वानिन भी हमारा प्यूरिन है, तो ये साइटोसिन नामक पिरिमिडिन के साथ जुड़ रहा है। तो एक प्यूरिन हमेशा एक पिरिमिडिन के साथ जुड़ता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो डीएनए के बारे में हमने क्या देखा कि डीएनए जो होते हैं ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, इनके अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीजों से मिलकर के बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक, फास्फोरिक अम्ल और डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ठीक है। हमने नाइट्रोजनी क्षारक भी देख लिए कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डीएनए के अंदर जो शर्करा उपस्थित होती है उसकी संरचना देख लेते हैं। डीएनए के अंदर जो शर्करा उपस्थित होती है जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, इसलिए इसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संरचना आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन होते हैं। पहले नंबर के कार्बन से HOH जुड़ा है, दूसरे नंबर के कार्बन से दोनों साइड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर के कार्बन से ऊपर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नीचे OH जुड़ा हुआ है, चौथे नंबर के कार्बन से नीचे हाइड्रोजन है और ऊपर जो है CH2OH। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं नाइट्रोजनी क्षारक के बाद आपने देखा शुगर की संरचना, जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसकी संरचना आप लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग फास्फोरिक अम्ल की संरचना अगर समझना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही डीएनए अम्लीय होता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए क्यों अम्लीय होता है, तो इसमें फास्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है जिस कारण से डीएनए जो है अम्लीय होता है।
तो फास्फोरिक अम्ल की संरचना आप देख सकते हैं, बीच में यहाँ पे फास्फोरस है हमारा केंद्रीय परमाणु, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 ये 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फास्फोरिक अम्ल की संरचना। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा आपको कि एक न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना में एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है और फिर शर्करा होती है और इसके अलावा फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना फास्फोरिक अम्ल जो है फास्फेट समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक और जो हमारा डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोसिडिक बंध। कौन सा बंध? ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। वहीं अगर आपसे ये पूछे कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो आपको याद रखना है फास्फोडाइएस्टर बंध जो है पाया जाता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको और ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजनी क्षारक जो है हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। अभी आप डीएनए की संरचना देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा से, वो हमेशा पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता है। ठीक है, हमेशा पहले नंबर के कार्बन से जुड़ता है। वहीं फास्फेट समूह की अगर बात करते हैं तो जो फास्फेट जुड़ता है ये शर्करा के 5वें नंबर के कार्बन से जुड़ता है। किस नंबर के कार्बन से? 5वें नंबर के कार्बन से हमेशा जुड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे डीएनए की संरचना को समझते हैं। तो डीएनए की संरचना को हम अगर समझते हैं तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि डीएनए की संरचना का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो या तो ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल को समझाइए, या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को समझाइए। चलिए डीएनए की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए की संरचना का सबसे पहला अध्ययन किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। 1953 में किया था, 1953 में किया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इस कार्य के लिए उन्हें सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है कि डीएनए की खोज जो है डीएनए की संरचना का सबसे पहला अध्ययन वाटसन एवं क्रिक ने किया था 1953 में, और फिर उनको 9 साल के बाद यानी 1962 में फिर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम डीएनए की संरचना के डीएनए का जो हमारा मॉडल है इस मॉडल के मुख्य बिंदु को यहाँ पे समझते हैं क्रमशः एक एक करके। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि डीएनए के प्रत्येक अणु में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। क्या कह रहा है? डीएनए के प्रत्येक अणु में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के चारों तरफ लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात क्या कह रहा है यहाँ पे कि डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रैंड्स बनाएंगे आपको तो इस प्रकार से आसानी से स्ट्रैंड्स बना लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डीएनए का ये स्ट्रैंड हो गया। ठीक, तो डीएनए की संरचना में आपको याद रखना है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक स्ट्रैंड्स तो हमारा ये हो गया, डीएनए की संरचना का एक स्ट्रैंड्स हमारा ये हो गया। ठीक है, तो डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स जो है एक दूसरे के चारों तरफ लिपट करके इस प्रकार से एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड्स हमारा ये हो गया, यहाँ से 3 डॉट से शुरू हुआ तो ये 5 डॉट में जाकर के कहाँ पे खत्म हुआ? ये 5 डॉट में खत्म होगा। वहीं दूसरा स्ट्रैंड जो है हमारा ये 5 डॉट में शुरू होगा तो ये 3 डॉट में जाकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5 डॉट वाला कहाँ पे खत्म हुआ? 3 डॉट पे जाकर के खत्म हो गया। तो सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है डीएनए की संरचना के मुख्य बिंदु में कि डीएनए की संरचना में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड्स ये हो गया और दूसरा स्ट्रैंड्स ये हो गया। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये डीएनए का पहला पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, और दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो होती है आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं और दोनों श्रृंखलाओं अर्थात कुंडलनों का व्यास जो है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? यहाँ पे आप लोग डीएनए की संरचना देख सकते हैं। तो डीएनए की संरचना में हमने आपको क्या बताया कि डीएनए की संरचना में क्या होता है, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा ये स्ट्रैंड्स है और एक हमारा ये स्ट्रैंड्स है। तो दोनों स्ट्रैंड्स या दोनों श्रृंखलाएं जो है किसकी बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि डीएनए जो है किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। तो लगभग जब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलेंगे तो डीएनए की एक श्रृंखला बनेगी इस प्रकार से। उसी प्रकार जब हजारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो ये डीएनए की दूसरी श्रृंखला बनेगी। यानी डीएनए की श्रृंखला में जो दोनों श्रृंखलाएं होती है या दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स से आपस में मिलकर के बने होते हैं। और दोनों कुंडलनों का व्यास जो है कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। यहां से लेकर के आप देखेंगे, यहां से लेकर के यहां तक का आपका क्या कहलाता है? एक कुंडलन कहलाता है। तो कुंडलन का व्यास जो है, इनके बीच का व्यास यानी इनके बीच का आधा जो है कितना कहलाएगा? 20 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ठीक है, तो दोनों कुंडलनों का व्यास जो है कितना कहलाता है? 20 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है ये आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़े होते हैं और एक श्रृंखला में उपस्थित जो प्यूरिन होता है वह दूसरी श्रृंखला में उपस्थित पिरिमिडीन से हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इस प्रकार से जब आप डीएनए की संरचना में देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, तो एक डीएनए की श्रृंखला जब आप बनाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड्स आप बनाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है आप देख सकते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। पेंटोज शुगर में हमने आपको क्या कहा कि पहले नंबर के कार्बन से, तो ये हमेशा पहले नंबर की कार्बन है, तो इस पहले नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हमारा नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये फिर 5वें नंबर के कार्बन से यहाँ पे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है, फास्फोरिक अम्ल जो है फास्फेट समूह के रूप में उपस्थित होता है। तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स है। तो एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये किसके साथ जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ। तो ये हमारा दूसरा डीएनए का स्टैंड है इधर साइड। तो दूसरे डीएनए के स्टैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स आपको बना लेना है। तो एक न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। न्यूक्लियोटाइड्स में एक शर्करा होती है तो ये शर्करा हो गया। ठीक है, अब चूंकि दूसरी साइड का स्टैंड है तो इसको एंटी पैरेलल बनाना है, आपको उल्टा बनाना है। इधर का शुगर आपने सीधा बनाया तो इधर का शुगर आपको क्या बनाना है, उल्टा बनाना है। तो पेंटोज शुगर से आप देख सकते हैं पहले नंबर के कार्बन से शर्करा जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये थायमीन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजनी क्षारक जुड़ा होता है पहले नंबर के कार्बन से। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक श्रृंखला के जो एक श्रृंखला है हमारी डीएनए की, उस एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये दूसरी श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो एक श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स दूसरी श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड्स के साथ आपस में लिपट करके द्विकुंडली संरचना का निर्माण करते हैं। तो यानी एडेनिन जो हमेशा किसके साथ जुड़ता है, थायमीन के साथ। तो हमने यही तो आपको बताया कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो है मतलब पूरे के पूरे जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं होती है ये आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं एडेनिन जुड़ा है थायमीन के साथ, ग्वानिन जुड़ा है साइटोसिन के साथ, फिर साइटोसिन जुड़ा है ग्वानिन के साथ। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनी क्षारकों के माध्यम से और हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो है एक श्रृंखला दूसरे श्रृंखला से आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डीएनए की संरचना में हमने आपको क्या बताया कि डीएनए की संरचना के जो मुख्य बिंदु हैं इसमें हमने आपको क्या बता दिया कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं इनकी श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती हैं और नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ता है, तो ये भी आपने देख लिया। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो एडेनिन जो है हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, थायमीन के साथ, यानी प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा। इसके बाद एक पॉइंट और आप देख सकते हैं कि एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, यानी प्यूरिन जो है हमेशा पिरिमिडीन और प्यूरिन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। एक डीएनए की श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो जितनी संख्या प्यूरिन की होती है उतनी ही संख्या पिरिमिडीन की होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक आखिरी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दोहरे कुंडलन के हर घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये कुंडलन हमारा स्टार्ट हुआ यहां से और ये कुंडलन जाकर के यहां पे खत्म हुआ। तो यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं श्रृंखला के हर घुमाव में आप देखेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। अतः इनमें उपस्थित प्रत्येक 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि जो हमारा एक कुंडलन है उस एक कुंडलन में आप देखेंगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहां से लेकर के यहां तक के बीच में इस प्रकार से 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाएंगे। एक न्यूक्लियोटाइड्स ये हो गया, ये दूसरा हो गया न्यूक्लियोटाइड्स, ये तीसरा हो गया। तो इस प्रकार से एक कुंडलन मतलब यहां से लेकर यहां तक में टोटल 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी थी, 34 एंगस्ट्रॉम थी। तो आपसे अगर पूछे कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी तो आपको बताना है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग डीएनए की संरचना आसानी से बना सकते हैं। ये है आपकी डीएनए की संरचना। आपको स्टार्ट करना है, अगर आपको 5 प्राइम से आपने स्टार्ट किया है, 5 प्राइम से अगर आपने स्टार्ट किया तो उसका समापन जहाँ पे होगा वो 3 प्राइम में होगा और 3 प्राइम जहाँ पे आपने स्टार्ट किया उसका समापन जहाँ पे होगा तो वो 5 प्राइम होगा। तो इस प्रकार से डीएनए की जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स संरचना, ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है। मान लीजिए डीएनए का अगर कोई स्ट्रैंड्स टूट गया है तो वो स्ट्रैंड्स जो है फिर से एक नए स्ट्रैंड्स के रूप में डेवलप हो जाता है।
मतलब डीएनए के अगर दोनों स्ट्रैंड्स मान लीजिए अलग अलग हो गए हैं तो नए प्रकार के डीएनए के स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और फिर वो नए प्रकार के डीएनए के स्ट्रैंड्स जो है इन पुराने स्ट्रैंड के साथ आपस में मिलकर के द्विगुणन कर लेते हैं, यानी पुनः से द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले अगर ये देखें कि रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है, तो अपने ही समान डीएनए की श्रृंखला जो होती है ये दूसरी श्रृंखला बना सकती है। तो डीएनए की इसी क्रिया को हम डीएनए द्विगुणन कहते हैं। मतलब डीएनए की अगर कोई श्रृंखला अलग हो गई है तो वो डीएनए की जो अलग हुई श्रृंखला होती है ये अपने ही समान नई प्रकार की श्रृंखलाओं को बना सकती है, यानी द्विगुणन कर सकती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीएनए द्विगुणन यानी कि डीएनए प्रतिकृति। तो प्रतिकृति का मतलब होता है सीधी सी बात कॉपी। तो एक जैसी कॉपी दूसरी तैयार हो जाए, मतलब डीएनए के जैसे मान लीजिए स्ट्रैंड्स अगर अलग हो गए हैं तो उसी प्रकार से डीएनए के नए स्ट्रैंड्स बन जाएं। तो डीएनए के अंदर ये क्षमता होती है कि डीएनए जो है अपने ही समान नई श्रृंखला को डेवलप कर सकता है, नई श्रृंखला को बना सकता है। तो डीएनए की इसी क्रिया को हम बोलते हैं डीएनए द्विगुणन। अब यहाँ पे आप द्विगुणन की थोड़ा सा विधि को यहाँ पे आप समझ लेंगे तो आसानी से आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया कि द्विगुणन के समय इन्होंने देखा कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है इन श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारों के जो हाइड्रोजन बंध होते हैं ये आपस में टूट जाते हैं, जिस कारण से दोनों श्रृंखलाएं क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो हमको पता है कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वो हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती है, नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़ी होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य का तो क्या हो जाएगा, डीएनए के दोनों श्रृंखलाएं जो है अलग अलग हो जाएगी। और प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से न्यूक्लियोटाइड्स जो है पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ये केंद्रक के अंदर और कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो ये डीएनए की इकहरी श्रृंखला के साथ जोड़ी बना देते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं अगर किसी एक सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड्स को देखेंगे तो उसके साथ जा करके डीएनए का रेप्लिकेशन कर देंगे, यानी द्विगुणित संरचना का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हमको पता है कि जो स्वतंत्र एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो स्वतंत्र एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड्स है इसकी खुली श्रृंखला के थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स और ग्वानिन जो है साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स से जुड़ते हैं। मतलब हमने क्या कहा आपको कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, डीएनए की श्रृंखला है। तो इस डीएनए की श्रृंखला में मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यहाँ पे थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से मान लीजिए अगर ये डीएनए के दोनों श्रृंखला जो है अलग अलग हो गए, ठीक है, तो एक श्रृंखला ये अलग हो गई है और दूसरी श्रृंखला जो है ये अलग हो गई है। ठीक है, दूसरी श्रृंखला मान लीजिए ये अलग हो गई है। तो अब कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस श्रृंखला में यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स है, तो यहाँ पे ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स जो एडेनिन की जगह में थाइमिन, यहाँ पे एडेनिन थाइमिन जुड़ेगा, तो यहाँ पे एडेनिन के सामने थाइमिन न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएगा। फिर इसके नीचे मान लीजिए क्या है, इसके नीचे ग्वानिन है, तो ग्वानिन के साथ यहाँ पे साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ जाएगा और इस प्रकार फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोसिन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमिन। तो इस प्रकार क्रमशः आप देखेंगे ग्वानिन जुड़ेगा फिर एडेनिन जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्रमशः जुड़ते जुड़ते फिर से इस प्रकार से एक द्विकुंडली संरचना का निर्माण कर देते हैं। मतलब सिंपल सा है कि अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाएं अलग हो गई है तो एक न्यूक्लियोटाइड्स की जो पुरानी श्रृंखला बची होगी उस पुरानी श्रृंखला के साथ क्या होगा, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और जुड़ करके पुरानी वाली श्रृंखला के साथ आपस में मिल करके एक नई श्रृंखला का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो थाइमिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ जाता है और जो ग्वानिन वाला न्यूक्लियोटाइड्स है ये किसके साथ जुड़ जाता है, ये साइटोसिन वाले न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है देखिए, तो इसके बाद जो शर्करा के अणु होते हैं, ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अणु हैं, ये अपने फास्फेट घटक के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, खुली श्रृंखला में ही समान नई श्रृंखला बना लेते हैं। तो जैसे एक खुली श्रृंखला होती है उसी प्रकार ये एक नई श्रृंखला का भी निर्माण कर लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक खुली श्रृंखला जो है पुनः एक कुंडलित डीएनए का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो ये आप लोग डायग्राम में भी यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल यानी कि डीएनए अणु की संरचना है। अब इस डीएनए अणु की संरचना में आप देख सकते हैं कि ये डीएनए अणु की संरचना में ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये हमारे क्या है, पुराने स्टैंड है, ओल्ड स्टैंड है। तो अगर मान लीजिए डीएनए की एक श्रृंखला टूटी है तो दो स्टैंड्स बने, ठीक है, तो ये पुराने स्टैंड्स है। मतलब डीएनए की श्रृंखला जब टूटी तो एक स्टैंड्स ये अलग हो गया और एक स्टैंड्स ये अलग हो गया। ठीक है, ये ब्लू वाले जो हैं ये डीएनए के स्टैंड्स जो है अलग हुए स्टैंड्स हैं और ये जो डॉट हैं ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से या मिलने से जो न्यू स्टैंड्स बने हैं ये न्यू स्टैंड्स है। ठीक है, तो जो ओल्ड स्टैंड्स होते हैं उनके साथ ये न्यू स्टैंड्स जो बने हैं ये आपस में फिर से लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं।
तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में आपने क्या देखा कि अगर मान लीजिए डीएनए का द्विगुणन होता है तो डीएनए के अणु क्या हो जाते हैं, उनके मध्य का हाइड्रोजन बंध टूटता है तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाती है और कोशिका द्रव्य और केंद्रक में उपस्थित जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये आपस में पुरानी श्रृंखला के साथ क्रिया करके एक नए श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं और फिर से आपस में लिपट करके एक द्विकुंडलित संरचना का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपने डीएनए द्विकुंडलित या डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा नियम है चार-गाव का नियम, जो कि डीएनए से ही संबंधित है। तो चार-गाव नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, डीएनए में उपस्थित जो शर्करा थी, फास्फोरिक अम्ल और विभिन्न प्रकार के जो प्यूरिन और पिरिमिडीन, इनकी मात्राओं का क्या किया, आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया और इसके अध्ययन के पश्चात उन्होंने कुछ परिणाम देखा और उन प्राप्त परिणामों के आधार पर उन्होंने कुछ तथ्य जो है प्रतिपादित किए, जिसे ही हम चार-गाव का नियम कहते हैं। तो चार-गाव नामक वैज्ञानिक क्या किए, डीएनए में उपस्थित जो भी शर्करा थी, फास्फोरिक अम्ल था और जो भी प्यूरिन व पिरिमिडीन थे, इनकी मात्राओं को लिया और इनका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात प्राप्त परिणाम के आधार पर कुछ तथ्य प्रतिपादित किए, जिनको ही हम चार-गाव का नियम कहते हैं। चार-गाव का नियम छोटा सा है, इसके 2-3 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु क्या कह रहा है कि डीएनए अणुओं में जो प्यूरिन अथवा प्यूरिमिडीन अणुओं की संख्या होती है ये हमेशा समान होती है। मतलब किसी भी डीएनए अणु की संरचना में, एक डीएनए अणु का संरचना मान लीजिए है तो उसमें अगर मान लीजिए 100 प्यूरिन है तो उसमें 100 पिरिमिडीन ही होंगे। मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन की जो संख्या होती है ये हमेशा क्या होती है, प्यूरिन और पिरिमिडीन की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। तो किसी भी डीएनए अणु की संरचना में आपको क्या याद रखना है, किसी भी डीएनए अणु की संरचना में प्यूरिन और पिरिमिडीन अणुओं की संख्या क्या होती है, हमेशा समान होती है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, जो अगला पॉइंट है, डीएनए अणुओं में डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा जो है बराबर होती है। तो किसी भी डीएनए अणु की संरचना में अगर आप देखेंगे तो जितने फास्फोरिक अम्ल की मात्रा होती है उतनी ही मात्रा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा की। क्यों होती है, क्योंकि भैया एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीनों चीजें होती है। तो जितने नाइट्रोजनी क्षारक होंगे, जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे, जितने फास्फोरिक अम्ल होंगे उतने ही क्या होंगे, उतने ही डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी। तो दूसरा पॉइंट भी आपको याद रखना है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा जितनी मात्रा में उपस्थित रहेगी उतनी ही मात्रा फास्फोरिक अम्ल की उपस्थित होती है। तो ये दूसरी मुख्य बिंदु बताया किसने, चार-गाव ने। तो चार-गाव ने सबसे पहले तो ये बता दिया कि डीएनए में प्यूरिन और पिरिमिडीन की मात्रा हमेशा बराबर होती है। दूसरी चीज उन्होंने बता दी कि डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के अणुओं की मात्रा भी क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि इसके बाद उन्होंने बताया कि एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है, ठीक है, एडेनिन की जो मोलर मात्रा होती है थायमिन के बराबर होती है तथा साइटोसिन की जो मोलर मात्रा होती है ये ग्वानिन के बराबर होती है। ठीक है, तो एडेनिन की जो भी मोलर मात्रा होती है किसके बराबर होती है, थायमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की जो मोलर मात्रा होती है किसके बराबर होती है, साइटोसिन के बराबर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चार-गाव नियम के ये मुख्य बिंदु हैं और चार-गाव का नियम भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप देखेंगे कि एक ऐसी तकनीक होती है जिस तकनीक के द्वारा हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, उसे ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसी तकनीक होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हम डीएनए की विशिष्टता के आधार पे, डीएनए के कुछ स्पेसिफिक गुणों के आधार पे हम किसी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर खोज की बात करते हैं तो इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरीज ने 1985 में खोजा था। किसने खोजा था? एलेक जेफरीज ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर बार पूछा जाएगा कि एलेक जेफरीज जो है इन्होंने ही सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया था। अगर भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डॉक्टर लालजी सिंह एवं डॉक्टर वीके कश्यप ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे पूछा जाता है हमेशा ये क्वेश्चन। तो एलेक जेफरी आपको याद रखना है कि इस तकनीक को सबसे पहले एलेक जेफरी ने विकसित किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर उपयोगिता की बात करते हैं तो देखिए इसकी उपयोगिता भी आपको ध्यान में रखनी है। उपयोगिता भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो यह फोरेंसिक प्रयोगशाला, कानूनी समस्याओं के समाधान तथा अपराधियों की पहचान में अत्यंत उपयोगी है। तो किसी भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में होता है। कई प्रकार की कानूनी समस्याओं के समाधान में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है तो उसका अगर मान लीजिए पता लगाना है तो कानूनी समस्याएं जो भी होती है इसका पता लगाने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद देखेंगे आप अपराधियों की पहचान करने में। तो अपराधी जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी मान लीजिए फलाने व्यक्ति है जो कि किसी का मर्डर किया है या कि किसी का मान लीजिए हत्या किया है, बलात्कार किया है, कुछ भी मान लीजिए XYZ किया है, तो ऐसी समस्याओं के समाधान में ही फोरेंसिक प्रयोगशाला में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति का अन्य जातियों के साथ उनके संबंधों की जानकारी जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ज्ञात की जाती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी अन्य जाति के साथ संबंध आपस में है कि नहीं है, और है तो किस प्रकार का संबंध है, तो इसकी जानकारी का भी पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के माध्यम से। इसके बाद आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है कि परिवार में पितृत्व की समस्या आ जाती है। पितृत्व का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई फलाना लड़का क्या कह दिया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहता है कि ये हमारे पिताजी हैं, या किसी लेडीज को ही मान लीजिए कोई लड़का कहने लगता है कि ये मेरी मम्मी है। तो इसका कैसे पता लगाएं कि ये लड़का जो बात कह रहा है ये बात सही है कि नहीं है। अगर इसका हमको पता लगाना है तो इसके लिए भी हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करना चाहिए, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके ही हम क्या कर सकते हैं, ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि की, तो छोटी सी विधि है जिसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में विधि भी पूछ लिया जाए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या होती है, इसकी उपयोगिता तो आती है, लेकिन मान लीजिए अगर आपसे विधि भी पूछ लेता है तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तकनीक में सबसे पहले वंचित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त करते हैं, और डीएनए का सैंपल जो है सामान्यतः रक्त से तैयार किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे वीर्य से भी तैयार किया जा सकता है डीएनए का सैंपल, अस्थि मज्जा से भी डीएनए का सैंपल तैयार किया जा सकता है, वह बाल की जो जड़ें होती है वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, वहां से भी हम प्राप्त कर सकते हैं डीएनए का सैंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी वंचित व्यक्ति के डीएनए का सैंपल प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या हो गई है, अब हमको जिस व्यक्ति के ऊपर शक है उस व्यक्ति के डीएनए का सैंपल लेंगे, और जो व्यक्ति हमारा मृत है उस व्यक्ति का भी हम क्या करेंगे, डीएनए का सैंपल प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि सबसे पहले डीएनए का कलेक्शन करना, उसके डीएनए के सैंपल को तैयार करना। तो डीएनए के सैंपल को सबसे पहले तैयार किया जाता है। तो डीएनए का सैंपल कहाँ से तैयार कर सकते हैं, तो या तो हम अधिकतर ब्लड से तैयार करेंगे, ब्लड के अलावा हम वीर्य से तैयार कर सकते हैं, या फिर अस्थि मज्जा से तैयार कर सकते हैं, या कि बाल से भी हम क्या कर सकते हैं, और बाल से भी हम तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को अपनाते हैं, सबसे पहले हम डीएनए के सैंपल को प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप हम क्या अपनाते हैं कि प्राप्त डीएनए सैंपल को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्रिया करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए का फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, सिंपल सा स्टेप होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है ये डीएनए की आणविक कैंची का काम करता है, जिसको हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं, या इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहते हैं। इस एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है, डीएनए के खंडों को आपस में काटना। तो डीएनए के कई अलग अलग खंडों को आपस में इस तकनीक के माध्यम से, इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के माध्यम से हम क्या करेंगे, कई सारे स्टेप से डीएनए को कट करेंगे, डीएनए को अलग अलग खंडों को आपस में काट करके अलग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक मशीन होती है। इस मशीन में हम क्या करते हैं, ये मशीन में क्या करते हैं, कई प्रकार से इस प्रकार से गड्ढे होते हैं, और इन गड्ढों के अंदर हम क्या करते हैं, डीएनए के सैंपल को डाल देते हैं। ठीक है, तो ये एक मशीन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद जो हमको सैंपल प्राप्त होता है, डीएनए का फिंगरप्रिंट प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त जो भी डीएनए होता है, इस डीएनए को हम क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित किया जाता है, और इस फिल्टर को लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रखा जाता है, और इससे फिल्टर पर आसानी से आप देखेंगे डीएनए के प्रोब बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, हमारे पास एक ये मशीन है। अब इस मशीन के ऊपर, इस मशीन में गड्ढे हैं, और गड्ढों में हमने क्या भर दिया, डीएनए का सैंपल वगैरह भर दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन की परत यानी कि एक कागज लगा देंगे। ठीक है, तो जो भी डीएनए के सैंपल रहेंगे, वो डीएनए के सैंपल जो है इस पूरे के पूरे नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्टर मेम्ब्रेन पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब चिपक जाते हैं तो इस नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन को हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें कि डीएनए के सैंपल जो हैं या डीएनए के खंड जो हैं आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम जेल से प्राप्त जो भी डीएनए है इसको नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन में स्थानांतरित करते हैं, और इसको फिर हम गर्म करते हैं, ओवन पे रखते हैं, जिससे कि फिल्टर पर डीएनए के प्रोब बन जाते हैं। तो जो हमारा पूरा का पूरा नाइट्रोसेल्यूलोज का फिल्टर मेम्ब्रेन है, इस पे डीएनए के प्रोब यानी कि डीएनए के चित्र जो है बन जाते हैं। इसके पश्चात एक लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्रोब हमारा चित्र बना है इसको धोने के पश्चात हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करा लाते हैं।
और ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें अनेक बैंड्स दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए अगर दोनों बैंड्स जो है आपस में समान दिखाई देते हैं, तो दोनों डीएनए सैंपल के अगर बैंड्स एक समान दिखाई देते हैं, इसका मतलब हमको जिस व्यक्ति पर शक है वही व्यक्ति क्या है, अपराधी है। और अगर उस डीएनए के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के प्रोब जो है एक समान दिखाई नहीं देते हैं, या बैंड्स जो है एक समान दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति जो है गुनहगार नहीं है। तो सिंपल सा मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। 4-5 स्टेप है। सबसे पहले डीएनए का सैंपल कलेक्ट करते हैं, इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से हम काट करके डीएनए के खंडों को अलग करते हैं, फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, इसके पश्चात नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे डीएनए के प्रोब जो है नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर मेम्ब्रेन पर चिपक जाते हैं, और ऑटो रेडियोग्राफी कराते हैं, जिसके पश्चात धोने के पश्चात हमको कई सारे बैंड्स दिखाई देते हैं। तो दोनों डीएनए के बैंड्स अगर एक समान दिखाई देते हैं, इसका मतलब हमको क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि फलाने व्यक्ति ही गुनहगार है। और अगर बैंड्स एक समान दिखाई नहीं देते हैं, इसका मतलब व्यक्ति गुनहगार नहीं है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है और इसकी विधि क्या होती है, ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो डीएनए हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। डीएनए में आपको 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना आपको याद रखनी है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, ये भी आपको याद रखना है। डीएनए से संबंधित आपको 4 गाफ का नियम भी याद रखना है, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डीएनए से संबंधित 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए एक विशेष प्रकार का एकल सूत्रीय नाभिकीय अम्ल होता है। जैसे आपने देखा कि डीएनए कैसा होता है, द्विसूत्रीय होता है, डबल हेलिक्स संरचना होती है, उसी प्रकार से जो हमारा आरएनए होता है ये एकल सूत्रीय होता है। इसमें केवल एक ही स्ट्रैंड होता है, एक ही श्रृंखला होती है, और इसमें राइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में हमने क्या देखा था कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज नामक पेंटोज शुगर पाई जाती है। और यह सामान्यतः कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। मतलब अगर हम बात करते हैं आरएनए की, तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। आरएनए की अगर हम इकाई की बात करते हैं, तो आरएनए की आधारभूत इकाई क्या होती है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होती है। मतलब आरएनए जो होते हैं ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। ठीक है, आरएनए किसके बहुलक होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करते हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए नामक जो हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड होता है, ये मुख्य रूप से किनके अंदर पाया जाता है, तो ये पादप विषाणुओं के अंदर, यानी कि प्लांट वायरस के अंदर मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे टीएमवी जो कि सबसे पहला प्लांट वायरस था, तो वैकोमोजाइक वायरस, इसके अंदर आपको आरएनए देखने को मिलता है। तो आरएनए मुख्य रूप से किनके अंदर दिखाई देता है, तो आरएनए मुख्य रूप से हमको दिखाई देता है प्लांट वायरस के अंदर। अगर हम बात करते हैं रासायनिक संगठन की, केमिकल कंपोजिशन की, तो आरएनए का रासायनिक संगठन की अगर बात करें, तो आरएनए जो है ये राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। डीएनए के समान आरएनए में भी 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से, और आरएनए का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक पेंटोज राइबोज शुगर से बना होगा, उसमें एक नाइट्रोजनी क्षारक होगा और एक फास्फोरिक अम्ल होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा था, जैसे आपने देखा था कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर के बने थे। कौन कौन से, नाइट्रोजनी क्षारक था, उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी और फास्फोरिक अम्ल था। उसी प्रकार जो हमारा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड्स है, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में हमको क्या दिखाई देगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में हमको 3 चीज़ें दिखाई देगी। सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षारक दिखाई देगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजीनस बेस दिखाई देंगे, नाइट्रोजीनस बेस दिखाई देंगे। ठीक है, 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक जो है आरएनए के अंदर दिखाई देंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो नाइट्रोजनी क्षारक कोई ना कोई एक रहेगा ही। इसके अलावा आप देखेंगे कौन सा रहेगा, इसके अलावा शर्करा रहेगी। ठीक है, इसके अलावा शुगर रहेगी। कौन सी शुगर रहेगी, तो राइबोज शुगर रहेगी इसमें। ठीक है, आरएनए का अगर न्यूक्लियोटाइड्स है तो इसमें राइबोज शुगर रहेगी, और प्लस फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति तो रहेगी ही। ठीक है, तो फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति रहेगी इसमें, यानी एक आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजनी क्षारक रहेगा आरएनए का, उसमें राइबोज शर्करा उपस्थित रहेगी और साथ ही साथ फास्फोरिक अम्ल की भी उपस्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये है पूरे के पूरे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना। अब बात करते हैं नाइट्रोजनी क्षारक की संख्या। तो हमने क्या कहा कि नाइट्रोजनी क्षारक भी 2 प्रकार से होते हैं, प्यूरिन होता है और क्या होते हैं, पिरिमिडीन होते हैं। तो प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन भी कितने होते हैं, पिरिमिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन और, यहाँ पे आपने डीएनए में देखा था थायमीन था, तो थायमीन की जगह में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। तो ये जो है आरएनए के क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब क्षारक युग्मन की अगर हम बात करते हैं, तो क्षारक युग्मन कहाँ पे होगा,
मतलब कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक किसके साथ जुड़ेगा, तो एडेनिन हमेशा यूरेसिल के साथ जुड़ेगा, ठीक है। एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, यूरेसिल के साथ, जबकि साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आरएनए का रासायनिक संगठन किस प्रकार से होता है, आरएनए के जो भी नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये कितने प्रकार से होते हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। अब अगर हम आरएनए की प्रकारों की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करते हैं, तो आरएनए जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संदेशवाहक आरएनए जिसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा है हमारा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा है हमारा राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं, एमआरएनए। तो संदेशवाहक आरएनए एक ऐसा आरएनए होता है जो कि डीएनए से प्राप्त जो भी आनुवांशिक सूचनाएं होती है उनको राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है, जहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, राइबोसोम में होता है। तो संदेशवाहक आरएनए का काम केवल यही होता है कि डीएनए से जो भी सूचना प्राप्त होती है उन प्राप्त सूचनाओं को कहां पहुंचाना, राइबोसोम तक पहुंचाना, ये काम होता है संदेशवाहक आरएनए का। इसीलिए इसका नाम भी है संदेशवाहक, मतलब संदेश को या सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इसीलिए जैकब एवं मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। तो इस आरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड ने, ठीक है। तो जैकब एवं मोनार्ड ने इन्हें क्या नाम दिया, जैकब एवं मोनार्ड ने इन्हें मैसेंजर आरएनए नाम दिया, ठीक है। कोशिका द्रव्य में जो कुल आरएनए पाया जाता है उस कुल आरएनए का लगभग 3 से 5% भाग कौन सा होता है हमारा, तो यही हमारा संदेशवाहक आरएनए होता है, ठीक है। अगर आप संदेशवाहक आरएनए की यानी एमआरएनए के कार्यों की बात करेंगे तो एमआरएनए के 2 मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य क्या होता है कि एमआरएनए के अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण होता है। अगर एमआरएनए का अनुलेखन होता है तो एमआरएनए के अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स का निर्माण होता है या आप कह सकते हैं कि एंजाइम का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि एमआरएनए का अगर अनुलेखन होता है, ठीक है, अनुलेखन नहीं, यहाँ पे सॉरी आपको अनुवादन लिख लेना। क्या लिखना है यहाँ पे, अनुवादन। तो अगर एमआरएनए का अनुवादन होता है, ट्रांसलेशन होता है, तो उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ जीवों में क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनता है, डीएनए बनता है। हमको पता है कि जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से पुनः डीएनए बन जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, फिर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हमारा दूसरा आरएनए का प्रकार है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं क्योंकि आसानी से सॉल्युबल हो जाता है किसी भी प्रकार के कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। तो इसे हम सॉल्युबल आरएनए कहते हैं। कोशिकाओं में लगभग जो 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, किसी भी सेल्स के अंदर आपको लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए जो है मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। और ये कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करता है। आपने देखा कि 3 से 5% भाग कौन सा होता है, एमआरएनए। तो एमआरएनए जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए होता है, ठीक है। ये अल्प समय के लिए ही एक्टिव रहता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा आरएनए जो है बहुत अल्प समय के लिए एक्टिव रहता है, तो आपको याद रखना है कि एमआरएनए, ठीक है। तो ये आकार में अन्य आरएनए की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ट्रांसफर आरएनए का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसके कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य काम क्या होता है कि यह टीआरएनए जो होता है ये बंधन अणु की तरह कार्य करता है, जो कि कोशिकीय पूल से जो भी अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाते हैं और एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। कहाँ लाते हैं, एमआरएनए के अंदर जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स होते हैं वहां तक ये ले जाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसफर आरएनए का कार्य होता है। इसके बाद हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट प्रकार है राइबोसोमल आरएनए, या इसको हम बोलते हैं आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले आरएनए होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए बोलते हैं। इनकी मात्रा सबसे अधिक होती है। कोशिका में उपस्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है आरएनए। मतलब सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए होता है कोशिका के अंदर, तो आपको याद रखना है आरआरएनए की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। अब अगर हम कार्यों की बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करना। तो राइबोसोम का निर्माण करना यह मुख्य कार्य होता है किसका, राइबोसोमल आरएनए का। चलिए इसके बाद हम समझते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो डीएनए की संरचना की अगर हम बात करते हैं और आरएनए की संरचना की, तो इनमें मुख्य डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए में, ये आप आसानी से देख सकते हैं। डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कोशिकांगों में भी पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया। यानी तो डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो आरएनए जो होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, आरएनए मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है तथा अल्प मात्रा में केंद्रक के अंदर पाया जाता है। दूसरा डिफरेंस आप याद कर सकते हैं कि इसका जो अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर जो वेट होता है डीएनए का, वो अत्यधिक होता है, ठीक है। जबकि यदि हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट जो है अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। तो अणुभार ज्यादा होता है डीएनए का, आरएनए का अणुभार कम होता है। तीसरा डिफरेंस आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में आपको याद रखना है कि राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि डीएनए जो होता है ये लंबे समय तक क्रियाशील रहते हैं, जबकि आरएनए जो है ये कम समय तक क्रियाशील होते हैं, ठीक है। आरएनए जो है कम समय तक क्रियाशील रहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक क्रियाशील नहीं रह पाते हैं, तुरंत बनते हैं और तुरंत जो है इनकी क्रियाशीलता खत्म होने के पश्चात ये बिखरते जाते हैं। अगला याद रखना है आपको, डीएनए में स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, मतलब डीएनए जो है स्वतः द्विगुणन कर सकता है और आरएनए में स्वतः द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से 5 इंपोर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हुआ डीएनए और आरएनए में अंतर। चलिए इसके बाद अब हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चनों को समझते हैं। सबसे पहला हमारा है जीनोम या जीनोमिक्स, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, जीनोम या जीनोमिक्स क्या है, इसके अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं जीनोम या जीनोमिक्स क्या होता है। तो देखिए जीवधारियों में उपस्थित जो समस्त जीन है या अनुवांशिक पदार्थ जो हैं, इनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर जीवधारियों के अंदर जो उपस्थित समस्त जीन होते हैं, तो उन जीनों या अनुवांशिक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, उसका जीनोम कहते हैं। जीनोम की अगर हम बात करते हैं तो जीनोम जो है मुख्य रूप से डीएनए या आरएनए विषाणुओं में आरएनए का बना होता है। जीनोम किसका किसका बना हो सकता है, तो डीएनए का बना हो सकता है, या तो आरएनए विषाणु जो होते हैं उनके अंदर आरएनए का भी बना हो सकता है। जीनोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है हैंस विंकलर ने किया था। किसने किया था, हैंस विंकलर ने किया था 1920 में, यानी कि 1920 में। देखिए जीनोम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो जीनोम के अंतर्गत जो भी नाभिकीय जीन होते हैं, उन नाभिकीय जीनों के साथ साथ हम माइटोकॉन्ड्रियल एवं क्लोरोप्लास्ट डीएनए को भी शामिल करते हैं। मतलब जीनोम में न केवल हम नाभिक के अंदर पाए जाने वाले जीन को या डीएनए को शामिल करते हैं, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं उन डीएनए को भी हम जीनोम में शामिल करते हैं। देखिए प्रत्येक जीनोम में हम क्या करते हैं, जीवधारियों के शरीर को जो बनाने वाले तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं को संचालन संबंधी जीन पाए जाते हैं। हर एक जीनोम में आप देखेंगे कि प्रत्येक जीनोम में जीवधारी की जो भी शरीर हैं, उन जीवधारियों के शरीर को बनाने वाले तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं को संचालन करने वाले जो भी संबंधित जीन होते हैं, ये पूरे के पूरे जीन जो हैं पाए जाते हैं। अगर आप उदाहरण की बात करते हैं तो देखिए मानव जीनोम परियोजना की हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो मानव जीनोम में हम देखते हैं कि लगभग 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक युग्म जो है पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें लगभग आप देखेंगे कि 30,000 क्षारक युग्म या जीन जो है सक्रिय रहते हैं। तो मानव जीनोम में आप देख रहे हैं कि 3 बिलियन से भी अधिक डीएनए क्षारक पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने क्षारक युग्म सक्रिय हैं, तो आप देख सकते हैं 30,000 केवल क्षारक युग्म जो है सक्रिय होते हैं। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है कि जीनोम की जो संरचना होती है, जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर जो जीनों की संरचना है वो तो हमारा जीनोम है। तो जीनोम की जो संरचना है एवं उसके कार्यों का जो अध्ययन होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीनोम विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। या इसे हम जीनोमिक्स भी बोल सकते हैं। तो आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जीनोम की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जीनोमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप ये बता सकते हैं। अब जीनोमिक्स के अनुप्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा मानव अनुवंशिकी को समझने में भी मदद मिलती है। अगर मान लीजिए ह्यूमन जेनेटिक्स को समझना है तो ह्यूमन जेनेटिक्स को समझने में भी मदद मिलती है, ठीक है। तो जीनोम या जीनोमिक्स में आप देखेंगे कि मानव अनुवंशिकी को भी हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी सहायता से हम जो भी वंशागत बीमारियां होती है, उन वंशागत बीमारियों से बचने में भी हमको मदद मिल सकती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसकी सहायता से हम जो भी अनुवांशिक विकृति होती है, उन अनुवांशिक विकृति का उपचार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अनुवांशिक विकृति का हमको पहले ही पता लग जाता है तो आसानी से इसका उपचार भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके अध्ययन से जो भी ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, तो ट्रांसजेनिक जीवों को भी आसानी से पैदा करने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीवों को यानी कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को भी हम आसानी से पैदा कर सकते हैं जीनोम या जीनोमिक्स के अनुप्रयोग के द्वारा,
ठीक है। इसके बाद हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना क्या है और मानव जीनोम परियोजना के क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना आप देखेंगे, यह एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव जीनोम संरचना परियोजना की अगर बात करें तो यह एक परियोजना ही होती है जिस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जीनोम के संगठन, मतलब जीवों के जो जीनों का समूह होता है उनका संगठन का अध्ययन, उनकी संरचना का अध्ययन एवं उनकी कार्यों का अध्ययन जो है मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य होता है। और यह एक न केवल राष्ट्रीय स्तर की बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजना है जो कि किसके मार्गदर्शन से चलती है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी NIHDE, इसके सहयोग से या इसके मार्गदर्शन से ही यह अंतर्राष्ट्रीय परियोजना जो है चलती है। मानव में अगर हम बात करते हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आप सभी को पता है एक कोशिका के अंदर। तो मानव के 46 गुणसूत्रों के ऊपर आप देखेंगे कि 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन्स जो है पाए जाते हैं। यानी एक कोशिका के जो DNA होते हैं उनके अंदर लगभग 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन्स जो है ये पाए जाते हैं। और एक अनुमान के अनुसार आप कह सकते हैं कि जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक अनुमान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इसका जब अनुमान निकाला गया तो देखा गया कि मानव जीनोम परियोजना में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स जो है पाए जाते हैं। और मानव जीनोम का विश्लेषण करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की गई है। मतलब मानव के जीनों का प्रयोग करने के लिए, उनकी संरचना का अध्ययन करने के लिए, उनके कार्यों का अध्ययन करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना को प्रारंभ की गई है। ठीक है, यह परियोजना जो है 1 अक्टूबर 1990 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1 अक्टूबर 1990 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी तथा वर्ष 2003 में ये परियोजना जो है पूरी हो गई। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह परियोजना जो है 1 अक्टूबर 1990 को प्रारंभ की गई थी तथा वर्ष 2003 में ये परियोजना जो है कंप्लीट हो गई, यानी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना के उद्देश्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव जीनोम परियोजना का पहला उद्देश्य क्या है कि मानव जीनोम का विस्तृत जेनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना। इसका जेनेटिक जो लिंकेज है इसका हम पूरी की पूरी मैप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है कि मानव जीनोम के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा जो पूर्ण क्रम है इसको भी हम निर्धारित आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्या है कि DNA क्लोनिंग, DNA सीक्वेंसिंग जैसी तकनीकों को विकसित एवं उन्नत करना। मतलब इस मानव जीनोम परियोजना के तहत हम जो DNA क्लोनिंग है इसकी तकनीक को और अधिक उन्नति कर सकते हैं। और DNA सीक्वेंसिंग मतलब DNA के सीक्वेंस करने की जो तकनीक है, इन तकनीकों को भी हम आसानी से विकसित कर सकते हैं, यानी कि डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके उद्देश्य समझ सकते हैं। एक और उद्देश्य आप देख लेंगे, जीनोम से संबंधित जो भी डाटा है उस डाटा को तैयार कर सकते हैं तथा इसके संरक्षण एवं विश्लेषण हेतु तो तकनीकी उपकरण एवं सॉफ्टवेयर को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि जीनों की संरचना से संबंधित जो भी कार्य या क्रियाकलाप हैं उनमें इंपॉर्टेंट या उपयोगी होते हैं, उन सॉफ्टवेयरों को भी हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा मानव जीनोम के लगभग 50,000 से 1 लाख जीनों की वास्तविक स्थिति को भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है किसका, मानव जीनोम परियोजना का। अब हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको सिंपल सी बात है पता होगी कि DNA के द्वारा जब mRNA बनता है तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। ठीक है, और यह क्रिया प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण होती है। ठीक है, जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसमें सबसे पहले DNA के द्वारा mRNA का निर्माण होता है और यह क्रिया जो है RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि यह प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण होता है और यह क्रिया जो है RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अक्सर पूछा जाता है कि अनुलेखन की जो प्रक्रिया होती है किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है, तो आपको याद रखना है RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, तो अनुलेखन की क्रिया RNA पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में अनुलेखन की क्रिया की, तो सबसे ज़्यादा आपके प्रोकैरियोट्स में ही अनुलेखन की क्रिया जो है बहुत कम पूछी जाती है। यूकैरियोट्स में ही अधिकतर अनुलेखन की क्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, अगर आपको अनुलेखन समझना है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारे पास DNA की श्रृंखला में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड्स। ठीक है, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है 3' to 5'। और फिर एक हमारा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, जिसकी प्राइम होती है, जिसकी ध्रुवता होती है 3' to 5'।
हमेशा आपको याद रखना है कि जो mRNA का निर्माण होता है, ठीक है, mRNA का जब निर्माण होगा इस प्रक्रिया में तो वो हमेशा कोडिंग स्टैंड पर होता है, ठीक है, यानी जिसकी ध्रुवता जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। तो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही आपको याद रखना है कि कोडिंग स्टैंड पर ही mRNA का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड है, तो इस टेम्पलेट स्टैंड में आप क्या देखेंगे कि टेम्पलेट स्टैंड में हमको एक प्राथमिक प्रतिलिपि जो है बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। सबसे पहले एक प्राथमिक प्रतिलिपि यानी कि एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है बनती है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, एक प्राथमिक प्रतिलिपि यानी कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का निर्माण होता है, ठीक है। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में आप देखेंगे एक संरचना बनेगी जिसको हम बोलते हैं HNRNA। क्या बोलते हैं? HNRNA। यानी सबसे पहले जो है, सबसे पहले आप देखेंगे कि टेम्पलेट स्टैंड में एक प्राइमरी प्रतिलिपि यानी कि यहाँ से एक प्राइमरी प्रतिलिपि बनेगी, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें HNRNA का निर्माण होगा जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA, ठीक है, इसका निर्माण होगा। और इस HNRNA के अंदर हमको दो भाग दिखाई देते हैं, एक भाग होता है एक्सान और दूसरा भाग होता है इंट्रान, ठीक है। तो दोनों भाग आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम बोलते हैं इंट्रान, और ये जो खाली खाली वाले भाग हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इन खाली खाली भागों को हम क्या बोलते हैं? एक्सान। ये भाग हमारा क्या है? एक्सान है, और ये भाग जो है हमारा क्या है? इंट्रान है, ठीक है। तो जो HNRNA होते हैं इसमें स्प्लिट अरेंजमेंट ऑफ जीन होता है। जीन का जो अरेंजमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है? स्प्लिट अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास DNA की श्रृंखला थी जिसमें सबसे पहले एक प्राथमिक प्रतिलिपि बनी है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है, 3 प्राइम में, यानी कि HNRNA का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। और HNRNA का जब निर्माण हो जाता है तो बीच बीच में आपको दो भाग दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ जगह आपको क्या दिखाई देगा? इंट्रान दिखाई देगा, इस प्रकार से डार्क भाग दिखाई देगा, इस बिंदु के समान जो है दिखाई देगा। और ये खाली वाला जो भाग होता है ये एक्सान कहलाता है, और ये जो डार्क डार्क वाले भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं? एक्सान कहलाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में यही होता है कि जब भी अनुलेखन की प्रक्रिया होती है इसमें HNRNA का निर्माण होता है, और HNRNA में दो प्रकार से हमको जीन दिखाई देते हैं, एक एक्सान और दूसरा जो है इंट्रान, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों आपस में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे HNRNA के अंदर जो है कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है, कुछ अतिरिक्त क्रियाएं होती है, जिसमें आप देखेंगे 5 प्राइम पर जो है कैपिंग की प्रक्रिया होती है। कैपिंग मतलब होता है आच्छेदन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और 3 प्राइम पर टेलिंग की प्रक्रिया होती है। टेलिंग मतलब पुच्छन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कैपिंग का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पे कैपिंग का मतलब जो होता है, कैपिंग की प्रक्रिया होगी ये कैप रीजन में होगी। कहाँ होगी? कैप वाले रीजन में होगी। और टेलिंग की प्रक्रिया जो होती है ये टेल वाले रीजन में होती है। दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि कैप रीजन में आपको याद रखना है कि मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जुड़ता है। ये मेथिल गुआनोसिन और ये ट्राइफॉस्फेट कैप रीजन में हमेशा ये आकर के जुड़ेगा, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तथा जो पूंछ वाला रीजन होता है जहां पे टेलिंग की प्रक्रिया होती है, यहां पे लगभग 200 से 300 तक क्या जुड़ेगा? एडेनिलिक एसिड जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप डायग्राम में आसानी से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने आपको क्या कहा कि 3 प्राइम पर क्या होता है? 3 प्राइम पर टेलिंग की प्रक्रिया होती है। तो टेलिंग की जहां पे प्रक्रिया होती है 3 प्राइम पे, तो यहां पे क्या बनता है? पॉली एडेनिलिक एसिड जो है हमेशा आकर के जुड़ता है। तो हमने क्या बताया कि 2 प्राइम होते हैं, एक तो 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। तो 5 प्राइम पर आपको क्या दिखाई देता है कि 5 प्राइम पर इस प्रकार से ये हो गया हमारा मेथिल गुआनोसिन, और फिर ये हो गया हमारा ट्राइफॉस्फेट। तो मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और जो हमारा 3 प्राइम होता है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पर टेलिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा पॉली एडेनिलिक एसिड जुड़ता है टेल वाले भाग में, ठीक है। पूंछ वाले भाग में क्या जुड़ता है? हमारा पॉली एडेनिलिक एसिड जुड़ता है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। और पॉली एडेनिलिक एसिड लगभग कितनी मात्रा में जुड़ते हैं? तो लगभग 200 से 300 तक, ठीक है। लगभग 200 से 300 तक क्या जुड़ता है? एडेनिलिक एसिड जो है जुड़ते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक प्रक्रिया और होती है, लास्ट प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं RNA संबंधन, या इसको हम बोलते हैं RNA स्प्लिसिंग। तो RNA संबंधन में क्या होता है कि जो हमारा HNRNA होता है, इस HNRNA से हम क्या करते हैं? इंट्रांस को हटा देते हैं। और जब हम इंट्रांस को हटा देते हैं तो इंट्रांस को हटाने की प्रक्रिया जो होती है इसी को हम बोलते हैं RNA संबंधन। क्या बोलते हैं? RNA स्प्लिसिंग या RNA संबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करेंगे कि ये जो हमको जगह जगह पे इंट्रांस दिखाई दे रहे हैं, इन इंट्रांस को हम हटा देंगे। तो इन इंट्रांस को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो RNA संबंधन कहलाती है, यानी कि RNA स्प्लिसिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और जब हम इस पूरे के पूरे अपने ट्रांसक्रिप्ट से हम देखेंगे, इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से जब हम क्या करेंगे
जब हम इंट्रांस को हटा देंगे तो इस प्रकार से केवल जो है जो हमारे एक्सान बचे हैं, एक्सान जो है इस प्रकार से स्प्लिट क्रम में एक के बाद एक जो है एक्सान जो है पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएंगे और इस प्रकार से संशोधित और एक परिपक्व एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा, जिसमें कि केवल और केवल आपको एक ही जीन दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं एक्सान। और ये हमारा आप देख सकते हैं कि जो हमारा 5 प्राइम है, 5 प्राइम पे हमारा मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है और अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो डेफिनेट रूप से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुलेखन क्या होती है और अनुलेखन की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से संपन्न होती है। चलिए, इसके बाद हमारा इस चैप्टर का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अनुवांशिक कोड, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं, जेनेटिक कोड या अनुवांशिक कोड क्या होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर पर यहाँ से बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, अनुवांशिक कोड की अगर बात करते हैं, हम जेनेटिक कोड की अगर बात करते हैं, तो अनुवांशिक कोड जो होता है या जेनेटिक कोड जो है, यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के एक बनी भाषा होती है जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्लों को कोड करने की क्षमता रखती है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि जो अनुवांशिक कोड है या जेनेटिक कोड जो है, यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के एक बनी भाषा होती है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा नाइट्रोजनी क्षारक है, ये पूरे के पूरे आरएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक कोडान होता है ना, ये mRNA पर उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? ये mRNA पर उपस्थित होता है। तो जब हमारा कोडान mRNA पर उपस्थित होता है तो mRNA पर कितने प्रकार के? mRNA पर 4 प्रकार के कोडान जो है, यानी पूरे कोडान जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? mRNA पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बनी भाषा होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी कोडान होते हैं ये mRNA पर उपस्थित होते हैं। तो mRNA पर मतलब RNA पर, तो RNA पर हमारा एडेनिन होता है नाइट्रोजनी क्षारक, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। तो ये आपस में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक है ना, यही चारों नाइट्रोजनी क्षारक 3-3 के समूह में जब मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ए मिल गया, एडेनिन मिल गया, फिर ग्वानिन मिल गया और साइटोसिन मिल गया, तो AGC ये क्या बन गया? एक कोडान बन गया। उसी प्रकार 3 नाइट्रोजनी क्षारक और ले लीजिए आप, जैसे आप C ले लीजिए, साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन, तो CUA ये भी क्या बन गया? एक कोडान बन गया। तो 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक मिलकर के एक कोडान बनाते हैं और ये कोडान mRNA पर उपस्थित होते हैं और ये mRNA पर उपस्थित किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करते हैं। मतलब इन कोडान के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है और ये कोडान जो है क्या करते हैं? किसी भी अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो हमारा AUG कोडान होता है, ये हमेशा मेथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है? ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करता है। जबकि जो हमारा GUG कोडान होता है, GUG कोडान, ये हमेशा वायलिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। किसको कोड करता है? ये हमेशा वायलिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करता है। ठीक है, तो प्रत्येक कोडान जो होते हैं ये mRNA पर उपस्थित होते हैं तथा कोडान के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती है। ठीक है, तो आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है? कोडान जो है कोड करता है। कहाँ कोड करता है? तो ये अमीनो अम्ल पे ले जाकर के कोड करने का इंपॉर्टेंट वर्क करता है। तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ट्रिपलेट कोड है, आनुवांशिक कोड हमारा कैसा है? ट्रिपलेट कोड, मतलब 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के क्या बनता है? एक कोडान बनता है। तो देखिए टोटल कोडान कितने होते हैं? टोटल नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं 4 और 4 नाइट्रोजनी क्षारकों में से 3-3 नाइट्रोजनी क्षारक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है भैया? एक कोडान। तो 4 का पावर आप 3 करेंगे तो 4 बार अगर आप 3 बार अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 64। यानी टोटल 64 प्रकार के कोडान जो होते हैं, टोटल 64 प्रकार के कोडान जो हैं इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो 64 प्रकार के जो कोडान बनते हैं, इन 64 कोडान में से केवल 61 कोडान ही क्या करते हैं? केवल 61 कोडान ही क्या करते हैं? अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। ठीक है, 61 कोडान ही अमीनो अम्ल को क्या करते हैं? अमीनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी के जो शेष 3 कोडान होते हैं, ठीक है, 3 कोडान कौन कौन से? एक हमारा हो गया UAG एक ऐसा कोडान होता है जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करता है। फिर UAA, UAG और एक होता है UGA।
ये तीनों ऐसे कोडान होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम समापन कोडान या नॉनसेंस कोडान बोलते हैं, ठीक है, या इनको हम टर्मिनेटिंग कोडान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये समापन कोडान कहलाते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि समापन कोडान कौन से कहलाते हैं, या समापन कोडान के आप एग्जाम्पल लिखिए तो आप लिख सकते हैं UAG, UAA और इसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, UGA। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, समापन कोडान कहलाते हैं। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। और बाकी 61 कोडान जो हैं, ये बाकी 61 अमीनो अम्ल मिल करके टोटल 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अमीनो एसिड की संख्या लगभग कितनी है, 20। तो ये पूरे के पूरे जो 61 कोडान है, ये 20 अमीनो एसिड को कोड करने का काम करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि AUG, हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि समारंभन कोडान कौन सा कहलाता है। तो ये जो AUG होता है ना, ये हमेशा आपको याद रखना, ये समारंभन कोडान कहलाता है, ठीक है। तो AUG कैसा कोडान है, तो ये एक समारंभन कोडान होता है। मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रक्रिया को निर्माण कौन करता है, तो सबसे पहले शुरू कौन करता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की प्रक्रिया को, तो हमेशा याद रखना है AUG कोडान। तो इसीलिए AUG कोडान को हम क्या कहते हैं, समारंभन कोडान भी कहते हैं। और ये मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ की पूरी चीजें। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि खोज किसने की थी, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना नीरेनबर्ग ने की थी। किसने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी। वह इसके अलावा खुराना का भी इसमें थोड़ा बहुत हस्तक्षेप था। तो ट्रिपलेट जो कोड है हमारा, इसकी खोज किसने की थी, नीरेनबर्ग और खुराना ने की थी, ठीक है। और मुख्य रूप से जो हमारा जेनेटिक कोड है, इसकी खोज किसने की थी, तो नीरेनबर्ग ने की थी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिपलेट कोड यानी कि जो हमारा त्रिशब्द कूट है, इसकी खोज किसने की थी, तो नीरेनबर्ग ने की थी। ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम वंशागति के जो आणविक आधार में हमारा जेनेटिक कोड है। इस जेनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड के कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं, इन लक्षणों को भी हम आसानी से यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो आसानी से इनको आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड के लक्षण हैं। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली विशेषता क्या है, ट्रिपलेट कोड। मतलब जो हमारा आनुवांशिक कोड होता है, ये 3 नाइट्रोजनी क्षारकों के समूह का बना होता है, ठीक है। इसे हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। मतलब जो हमारा आनुवांशिक कोड होता है, ये ट्रिपलेट कोड होता है, यानी 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए क्षार समूह का बना एक कोड आवश्यक होता है। मतलब किसी अमीनो अम्ल को अगर कोड करना है तो 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना हुआ एक कोड जो है, जिसको हम कोडान बोलते हैं, ये आवश्यक होता है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कोड मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है, इसलिए इसे हम ट्रिपलेट कोड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषता होती है जेनेटिक कोड की। मतलब जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट कोड होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर के बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रारंभिक सिग्नल। मतलब पॉलीपेप्टाइड जो हमारी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, इस श्रृंखला का निर्माण करने के लिए mRNA पर एक विशेष प्रकार का हमारा कोडान पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं AUG तथा GUG, ठीक है, AUG तथा GUG। तो ये AUG कोडान ही क्या करता है, हमेशा जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को प्रारंभ करता है। और ये AUG कोडान जो है मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करता है, जबकि GUG कोडान जो होता है, ये वायलिन नामक अमीनो अम्ल को कोड करने का काम करता है। तो दूसरी विशेषता क्या है, प्रारंभिक सिग्नल। मतलब पूरी की पूरी जो श्रृंखला निर्माण हो रही है, इस श्रृंखला के निर्माण में कोई ना कोई सिग्नल काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक सिग्नल। तो प्रारंभिक सिग्नल के लिए कौन काम करता है, तो प्रारंभिक सिग्नल के लिए उत्तरदायी कौन सा है हमारा, ये हमारा AUG कोडान जो है प्रारंभिक सिग्नल के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके बाद है रुकावट सिग्नल। अगर मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का शुरुआत हो चुका है, तो उसका समापन भी होगा। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण को आप देखेंगे, कुछ ऐसे कोडान होते हैं जो कि श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, ठीक है। तो mRNA पर पाए जाने वाले 3 ऐसे कोडान होते हैं, जैसे UAA, UAG तथा UGA। ये किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं और ये श्रृंखला निर्माण की क्रिया को रोकने का काम करते हैं। तो जब प्रारंभिक सिग्नल होता है AUG कोडान, तो समापन कोडान भी होते हैं या रुकावट सिग्नल भी होते हैं, जिसको हम समापन कोडान बोलते हैं। तो UAA, UAG और UGA ये तीनों क्या होते हैं, समापन कोडान होते हैं। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो तीसरी विशेषता क्या होगी जेनेटिक कोड की, रुकावट सिग्नल, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे कोडान होते हैं जो कि श्रृंखला निर्माण की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सार्वत्रिक कोडान, ठीक है। सार्वत्रिक कोडान का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी समस्त जीव हैं,
उन समस्त जीवों में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है या अनुवांशिक कोड होता है वो हमेशा एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी जीवधारी हैं तो अलग अलग जीवधारियों के अंदर ये कोडान जो है अलग अलग प्रकार से उपस्थित होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सभी जीवधारी होते हैं इनमें अनुवांशिक कोड हमेशा एक समान रहता है। तो ये चौथी इंपॉर्टेंट विशेषता है अनुवांशिक कोड की। फिर इसके बाद क्या है, असंदिग्ध कोडान। ये पांचवी विशेषता है किसकी, पांचवी विशेषता है किसकी, अनुवांशिक कोड की। तो असंदिग्ध कोडान का मतलब होता है कि एक कोडान जो होता है ये हमेशा एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। अगर आप चाहें कि AUG कोडान जो है मेथियोनिन को कोड करता है, इसके अलावा किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड कर दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक कोडान जिस अमीनो अम्ल को कोड करेगा उसके अलावा दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद एक और लास्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता आप देख सकते हैं, अपहासित कोडान। अपहासित कोडान का मतलब क्या होता है कि mRNA पर हमने आपको क्या होता है कि टोटल 64 प्रकार के कोडान बनते हैं और 64 प्रकार के कोडान में से आप देखेंगे कि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक से अधिक कोडान जो होते हैं वो एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, मतलब कई सारे कोडान मिल करके एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अपहासित कोडान। अपहासित कोडान का मतलब है कि कई सारे कोडान मिलकर के एक अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि एक कोडान जो है एक ही अमीनो अम्ल को कोड कर सकता है। एक कोडान कभी भी दो अलग अलग अमीनो अम्लों को कोड नहीं कर सकता है। तो ये होता है अपहासित कोडान। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 5 यानी कि वंशागति का आणविक आधार जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसको हमने आपको वन शॉट वीडियो में खत्म कर दिया है। इसमें एक क्वेश्चन हमारा छूट गया जो कि काफी लंबा क्वेश्चन है, जिसको आप लोग अलग से सर्च कर सकते हैं, लैक ओपरान मॉडल। इसके अलावा सारे के सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे वो हमने आपको पूरा का पूरा इस एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। जैसे हमने आपको पूरा डीएनए कवर करा दिया, डीएनए में हमने आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए, जैसे डीएनए की द्विकुंडली संरचना हो गई, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, 4 गाफ का नियम हो गया, आरएनए के प्रकार हो गया, इसके अलावा जीनोम या जीनोमिक्स क्या इसके अनुप्रयोग हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कई अलग अलग प्रकार के जो हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने आपको पूरा का पूरा कवर करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।